नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो सिलेबस आने वाले हैं अगले एग्ज़ाम में, नेक्स्ट एग्ज़ाम में, जिसका नाम है फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन। मे बी ये एग्ज़ाम अगले मंथ में होंगी और उसका सिलेबस मेरे पास है और आज से जो क्लासेज होंगी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। सिलेबस में है भाग 4 में शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग। ठीक है, अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान में है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र एवं कार्य, किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए इनके निहितार्थ, अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक एवं निर्मितवादी, जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, सिद्धांत तथा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके नीतिहार्थ। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा एवं समायोजन युक्तियाँ, जिसको अगर आप बोलेंगे तो मेंटल हेल्थ एवं एडजस्टमेंट की कॉन्सेप्ट और जो डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस और शिक्षण अधिगम में इसका क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगला जो यूनिट है वो है शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं या टीचिंग एड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संप्रेषण कौशल तथा इसका उपयोग, शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग, ये सब कह सकते हैं कि जो टीचिंग मॉडल है उसके क्या है सब टॉपिक हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री कैसे तैयार करना है, कैसे उपयोग करना है एक टीचर के लिए, क्योंकि देखिए आप शिक्षा मनोविज्ञान को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप नेक्स्ट कह सकते हैं कि आप आगे अपने लाइफ में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या टीचिंग लाइन में आप जाना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप एज अ टीचर सक्सेसफुल कब होंगे? जब आप साइकोलॉजी को समझेंगे, बच्चों की साइकोलॉजी को समझेंगे, उसके व्यवहार, उसके जो बिहेवियर के पैटर्न हैं उसको समझेंगे। ठीक, तो इसीलिए जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान दिया जाता है, उसका रोल होता है। इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप बच्चों से डील करने जा रहे हैं आगामी अपने फ्यूचर में, तो बच्चों के व्यवहार को जब तक आप नहीं समझेंगे आप बच्चे को बेहतर ढंग से टीचिंग नहीं करा पाएंगे। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, सहकारी शिक्षण जो कोऑपरेटिव लर्निंग होते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग, ICT, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अवधारणा, प्रणाली उपागम जिसको सिस्टम अप्रोच बोलते हैं वो पढ़ना है। CAL एंड CAI। CAL मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा सिलेबस है। अब जब आप इस सिलेबस को देखेंगे और इसको दूसरे एग्ज़ाम से जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उससे अगर आप इसको मैच करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो सिमिलर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और जो कॉमन है उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, अगला जब दिसंबर या जनवरी में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होगा, टेट एग्ज़ाम होगा जिसको सीटेट बोलते हैं, वो एग्ज़ाम होगा, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सा नया टॉपिक इसमें ऐड हुआ है, उसके सिलेबस में है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे
लेकिन फोकस ज़्यादा किस पे करेंगे, जो कॉमन है उसको बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, और जो नया होगा, जो सिलेबस में होगा, उसको हम लोग उस एग्ज़ाम से कुछ समय पहले उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें पहला आपका सब टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र तथा कार्य। कहने का तात्पर्य ये है कि आप शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, किसने क्या कहा है, क्या कार्य है, इसकी उपयोगिता, जो इसका यूटिलिटी है, यूज है, वो कहाँ कहाँ है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है उसको मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये जो तैयारी होगी ये हमारा चैनल तैयारी पूर्व आपको कराएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और बहुत प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट वे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे लेंदी भी ना हो, टाइम भी कम लगे और उतना आप जान जाएं जितना से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप देखते होइएगा कि बुक्स में बहुत ज़्यादा स्टोरी टाइप से दिया हुआ रहता है कॉन्सेप्ट को, और वहाँ पे क्या होता है, आपको दिक्कत क्या होती है कि आप एज ए स्टोरी तो पढ़ लिए होते हैं, जान गए होते हैं, लेकिन उसको कैसे पॉइंट में लेके आना है, पॉइंट वाइज उसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में स्टोरी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो कहानी तो लिखना नहीं है भैया। तो आप कैसे पढ़ेंगे कि आप पॉइंट को टारगेट करें और आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। ठीक है, तो हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा। शैक्षिक, जिसको शैक्षणिक भी लिख दिया जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र एवं इसका क्या कार्य है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में पीछे जाएंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा मनोविज्ञान क्या है, कैसे इसका इमरजेंस हुआ, कैसे ये उद्भव हुआ, पहले किस सब्जेक्ट का पार्ट था, ये तमाम चीज़ें आपको बताया जा चुका है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, अगर आप एंशिएंट टाइम को देखते हुए अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, ठीक है, ऑप्शंस थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें कि अगर एरिस्टोटल या अरस्तु है, दूसरा कोई ऑप्शन में आपको या तो विल्हेल्म वुंट या आपका विलियम जेम्स नहीं है तो आप एरिस्टोटल से चले जाइए, या फिर क्वेश्चंस अगर बहुत ही क्लियर करके दे दे कि फादर ऑफ एंशिएंट साइकोलॉजी या फादर ऑफ लेबोरेटरी साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, या पूछ दे आपसे कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, और फिर उसमें ऑप्शन एरिस्टोटल या विल्हेल्म वुंट ना हो, विलियम जेम्स हो, तो वो आप लगा देंगे। ठीक है, तो इस ढंग से थोड़ा सा देखना है और मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट मनोविज्ञान वर्ड का यूज किसने किया था, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि रूडोल्फ इसको वो बनाइए, रूडोल्फ गॉकल ने। ठीक है, गोइकल बोल दिया जाता है। ठीक है, कब, 1590 में, और इनका जो बुक था उसी बुक में इन्होंने फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया था। इसके बुक का नाम क्या था, साइकोलॉजिया। चूंकि बुक का नाम है तो कैपिटल से लिखें। ठीक है, इनके बुक का नाम था साइकोलॉजिया। इन्हीं बुक में इन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान शब्द का यूज किया था। मनोविज्ञान अलग सब्जेक्ट कब बना,
इसके बारे में भी मैंने बताया कि देखिए 1879 में क्या हुआ था, फर्स्ट लैब बना, साइकोलॉजी का लैब बना। लैब बनने के बाद उसके 1 साल के बाद क्या हुआ, ये अलग सब्जेक्ट के रूप में अस्तित्व में आया। कब, 1880 में। ठीक है, तो ये इसके बैकग्राउंड थे, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आते हैं सीधा एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। एजुकेशनल साइकोलॉजी 2 शब्दों के मेल से बना है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मुझे किसी ने कहा था कि बिहेवियर में स्पेलिंग जो होता है वो BEHAVIOUR होता है, बट आप OR क्यों लिखते हैं। तो देखिए जनरली क्या होता है ना कि जो भी ये इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के जो भी टर्म आए हैं वो क्या आए हैं, वो वेस्टर्न कल्चर से आए हैं। और वेस्टर्न में क्या होता है, या अमेरिका से कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बिहेवियर OR होता है, UR नहीं होता। जब आप इंडियन में लिखते हैं तो UR लिखते हैं। ठीक है, UOR, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या होता है, साइकोलॉजी। ठीक है, अब जब आप स्टडी करते हैं बिहेवियर का तो आप क्या करते हैं, कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप करते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स के आधार पे आप करते हैं, कह सकते हैं कुछ नियम है, और प्लस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के आधार पे ही आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसका, बिहेवियर का। अब देखिए, चूंकि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है किसका, साइकोलॉजी का। तो जितने भी ब्रांच होंगे इस सब्जेक्ट के, वहां क्या होगा, क्या अप्लाई होगा, वहां अप्लाई होगा ये रूल एंड प्रिंसिपल्स, अप्लाई होगा उस फील्ड के स्टडी के लिए। तो जब एजुकेशन की बात होगी तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर। आप जब एजुकेशन मिलता है आपको, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेज आते हैं। आप देख लीजिए कि एक गांव का व्यक्ति हो जो बिल्कुल इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, और एक टाउन का व्यक्ति है, दोनों के बिहेव में अंतर होता है। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे उनके बोलने का, चलने का, बैठने का, किसी से बात करने का क्या होता है, तरीका अलग होता है। वो क्यों होता है, वो उसका कारण यही होता है, एजुकेशन। ठीक है, कि एजुकेशन आने के बाद आप में क्या होता है, आपके बिहेवियर में चेंजेज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेज कह सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेज होते हैं। तो एजुकेशन का मतलब हुआ चेंज इन बिहेवियर। अब ये जो चेंज हुआ आपके बिहेवियर में, ये कौन लेके आ रहा है, ये प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ही तो लेके आ रहा है कि भाई आपको सोसाइटी में किस तरह के बिहेव करने हैं, वो आप कहाँ से सीखते हैं, वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बने हुए हैं सोसाइटी के। आपको पता है क्या टैबू है, क्या टैबू नहीं है, कहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, शोक सभा चल रही हो या सब बैठे हुए हैं, उदास हैं, आप वहाँ जाते हैं और ह्यूमरस एक्टिविटी करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, सिंगिंग करने लगते हैं, तो वो क्या है, वो रूल्स के एगेंस्ट है। ठीक है, तो वो डिजायरेबल बिहेवियर नहीं है। तो डिजायरेबल बिहेवियर किसके थ्रू आ रहा है, वो आ रहा है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो कहाँ से आ रहा है, साइकोलॉजी से आ रहा है। तो साइकोलॉजी ही क्या किया, आपके एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया। इसीलिए हम क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है एजुकेशन में। इसीलिए क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत होती है कि आप रूल्स रेगुलेशन को समझें, प्रिंसिपल्स को समझें और उसको क्या करें, अप्लाई करें। अब क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तो जब एजुकेशन में आएंगे तो किसके बिहेवियर का स्टडी करेंगे, तो देन यू विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड या स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप एजुकेशन में
क्या कर रहे हैं, अप्लाई करके बिहेवियर को जान रहे हैं कि अगर बच्चा क्लास में किसी तरह का कह सकते हैं कि एक्टिविटी ऐसा कर रहा है जो डिजायरेबल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके पीछे ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, क्यों बच्चा इस तरह का अनवांटेड एक्टिविटी कर रहा है या अनडिजायरेबल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो आप अप्लाई किए एजुकेशन में, तो ये चीज़ें क्या है ध्यान में रखना होता है एक टीचर को। आप फ्यूचर में क्या बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं। तो भाई जब टीचर बनने जा रहे हैं तो जब तक बच्चे को समझेंगे नहीं, आप अप्लाई नहीं करेंगे, उसके साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, बच्चे के बिहेवियर के पीछे के साइकोलॉजी को, तब तक क्या होगा, आप बच्चे को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि बच्चा बदमाशी कर रहा है और फिर आप क्या करेंगे, स्टिक की लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करेंगे, मार पीट करके समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो चलिए एजुकेशन में क्या हुआ आपने देखा, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है कि भाई एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों एक साथ मिला तो इससे क्या बदलाव हुआ, क्यों एजुकेशन में साइकोलॉजी का क्या रोल है, क्यों पढ़े आप, क्योंकि बच्चे के बिहेवियर को रीड करना है भाई, बच्चे के बिहेवियर को समझना है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप एक सफल शिक्षक टीचर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि किसने क्या कहा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट का, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो शिक्षा के बारे में या शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में। तो क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं, क्रो एवं क्रो क्या बोलते हैं, क्रो एवं क्रो क्या है, एक कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट कि क्या वो ये बताते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो एक अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है। जो क्या करता है कि जो आप पढ़ते हैं उसमें क्या, क्यों एवं कैसे, आप क्या पढ़ें, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े को क्या करता है, रिलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब आप खुद देखे होंगे एनसीईआरटी का भी एक कह सकते हैं कि कोट है कि जब भी आप पढ़ाई करें आप 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो क्या है, क्यों, दूसरा क्यों है, ठीक है, और थर्ड क्या है कि कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ गैसों के मिश्रण से वाटर बनाते हैं, पानी बनाते हैं, ठीक है, तो H2O है तो क्या है, वाटर है क्या, आपको ये जानना होगा। दूसरा क्यों है, अगर फॉर्मेशन हुआ तो वो क्यों हो गया, और थर्ड में कैसे हो गया, प्रोसेस को, ठीक है। तो जब ये 3 चीज़ों का आंसर आप खुद से ढूंढ लेंगे तो फिर क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रिलेट किया। तो अगर कोई डेफिनेशन एग्जाम में आपसे पूछता है जिसमें क्या, क्यों, कैसे से रिलेटेड वर्ड आते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, क्रो एंड क्रो, आंसर में होगा, ऑप्शन में होगा तो क्रो एंड क्रो से जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, स्किनर, ठीक है, स्किनर। अब स्किनर का देखिए कि स्किनर क्या बोलते हैं, ठीक है। स्किनर क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें शिक्षण और अधिगम की बातें होती हैं। मतलब टीचिंग एंड लर्निंग की बातें होती हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, याद करना बहुत क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो अगर कोई स्टेटमेंट आता है कि टीचिंग लर्निंग, अगर उसमें आपको वर्ड देखने को मिलते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा
अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है, जिसमें क्या है, टीचिंग लर्निंग की बातें हो रही हैं, या सीखना और अधिगम की प्रक्रिया है, क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखना और शिक्षण और अधिगम होती हैं या उसको कैसे कराई जाए, इसके बारे में अगर बात होती है तो आप क्या जाएंगे, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, स्किनर के साथ जाएंगे। ठीक है, तो इस ढंग से मैंने क्या किया है, बस वर्ड में तोड़ दिया है कि आपको पूरा लैंग्वेज याद न करना पड़े, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे सब में एक दो डेफिनेशन आएंगे, तो अब भाई आप कितना याद रखेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स में तोड़ दिया जाए जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, बस यही मेरी इस तरह से तोड़ने का मोटो है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। रेड कलर काम नहीं कर रहा है, तो अगला देखते हैं किसने क्या कहा है एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। जब माइंड और बॉडी की बात होगी, ठीक है, जब माइंड और बॉडी की बात हो जाएगी तो आप किसको लेके चलेंगे ऑप्शन में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, किसने कहा, ठीक है, माइंड प्लस बॉडी की अगर बात होगी, किसने कहा, तो आप किसके साथ जाएंगे, आप जाएंगे अरस्तु के साथ, जिसको एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल के साथ जाएंगे। अगर माइंड प्लस बॉडी, माइंड मतलब यहां पे आप मेंटल से ले सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी या मेंटल जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उससे, ठीक है, माइंड बॉडी प्लस आपकी फिजियोलॉजी से आ जाए तो आप कहां जाएंगे, तो आप चले जाएंगे प्लेटो के साथ। ठीक है, प्लेटो ने कहा था, जो डिफिनीशन होगा जिसमें माइंड बॉडी, ठीक है, और आपके फिजियोलॉजी से, शारीरिक से आ जाएंगे, आप समझ जाइए कि वो प्लेटो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। माइंड बॉडी फिजिक या फिजियोलॉजी के साथ अगर स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाए, आध्यात्मिकता जुड़ जाए, तो ये किसने कहा है, माइंड प्लस बॉडी प्लस फिजियोलॉजी और प्लस स्पिरिचुअलिटी, ये किसने कहा, तो ये कहे हैं अपने गांधी जी ने कहा है। ठीक है, गांधी जी ने कहा है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था 4H का, ठीक है, 4H का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। 4H में क्या है, हैंड, आप जब भी पढ़ाई करें किसका अप्लाई करें, आप किसके द्वारा पढ़ें और किसके अप्लाई करके पढ़ें, तो हैंड प्लस हेड प्लस हार्ट, हैंड हेड हार्ट, और एक और है मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं, दिमाग की बातें करते हैं, हाथ की बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं। चलिए एक 4H अगर याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या अगर आपको अगर पता है, आपको अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ 4H में ये 4th H क्या है, अगर मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या क्षेत्र है, कहाँ कहाँ आप एजुकेशन साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का अप्लाई करते हैं आप, साइकोलॉजी का एजुकेशन में आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, साइकोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है एजुकेशन में, या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो आप पढ़ रहे हैं उसका कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, बच्चों के बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है, बिहेवियर को समझने के लिए,
बिहेवियर्स को समझने के लिए। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए, आप उसके जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको समझने के लिए, बच्चे के पर्सनालिटी को समझने के लिए, आप उसकी जो मेमोरी है उसको समझने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं जो स्टडी से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों में क्या होता है, उसके फील्ड होंगे जहाँ पे साइकोलॉजी का यूज होता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उसके क्षेत्र हो गए। कहाँ कहाँ पे, तो जितने भी आपके सिलेबस हैं वो तमाम इसके फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, कि आप CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट को समझने में, पर्सनालिटी को समझने में, एडजस्टमेंट को बेहतर करने के लिए, उसकी मेमोरी को समझने के लिए, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्षेत्र हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, उसका कार्य भी वही होगा कि आप जब बच्चे को समझ जाएं तो आप कैसे आप अप्लाई करें, जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको कैसे अप्लाई करें। तो ये क्या हो जाएंगे, उसके कार्य क्षेत्र हो जाएंगे, क्षेत्र कार्य क्षेत्र। ठीक है, ये तमाम क्या हो जाएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी का एप्लीकेशन हो जाएगा, साइकोलॉजी का एप्लीकेशन हो जाएगा किसमें, एजुकेशन में। ठीक है, जिससे कि आप बच्चे को कंप्लीटली समझ सके, उसके बिहेवियर को रीड कर सके। क्योंकि साइकोलॉजी का आप देखें तो जो गोल है वो क्या है एजुकेशन में, बिहेवियर को रीड करना। बिहेवियर रीड कर लिए, अब आप क्या करेंगे, चूंकि आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप जब रीड कर लें तो आप क्या करें, उस प्रिंसिपल्स और रूल को अप्लाई करके बच्चे को आप मोटिवेट करें, इंस्पायर्ड करें, उसके जो अनवांटेड बिहेवियर हैं उसको हटाएं, ख़त्म करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब आपके कार्य हो जाएंगे। ठीक, अब आइए थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो इसके को आप अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, और जो ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अप्लाई तो आप यहीं करने वाले हैं। जो ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट। क्योंकि आप साइकोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, उसके जो भी उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको आप बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड। दूसरा क्या है, टीचर, कि आप टीचर हैं तो आप खुद भी तो समझेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे हैंडल करना है, किस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया। और थर्ड में क्या होता है, करिकुलम होता है। ठीक है, थर्ड में होता है करिकुलम, कि आप इस ढंग से करिकुलम जो पाठ्य वस्तु होता है, ठीक है, या पाठ्यचर्या जो होती है, आप उसको कैसे डेवलप करें, कैसे बनाएं। ठीक है, आपको अगर साइकोलॉजी नहीं पता होगा तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, अपने आप को आप क्या करेंगे, इन्वॉल्व नहीं रख पाएंगे बेहतर ढंग से, आप बेहतर ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो करिकुलम है आप करिकुलम को डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप मान लीजिए आप जानते हैं बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, मान लीजिए बच्चे के अंडरस्टैंडिंग को, तभी तो आप दिमाग में ये एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि ये 10 साल का बच्चा है तो ये 15 साल के बच्चे जितना कार्य नहीं कर सकता है। या अगर ये 10 साल का बच्चा अगर कोई सॉल्व करता है किसी प्रॉब्लम को, तो आप समझते हैं ना कि हाँ ये बच्चा है तो ये किस तरह से सॉल्व करेगा, किस हद तक सॉल्व करेगा, या इसको किस लेवल पे जाके पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि आप साइकोलॉजी बिल्कुल ना जाने, एक टीचर को अगर बिल्कुल पता ही नहीं हो कि एक बच्चा किस एज में जा कर के उसका जो मेमोरी लेवल होता है, या जो उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, या जो उसका हम कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता होता है, इंटेलेक्ट होता है, वो किस लेवल का है, आपको पता ना हो एज ए टीचर, तो आप क्या करेंगे, 10th क्लास के, मान लीजिए 10th क्लास का बच्चा होगा तो आप क्या करेंगे, फिर उसको 12th का सवाल उसको बताना शुरू कर देंगे,
या जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 12th क्लास के बच्चे जितना ही करके आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जो करिकुलम है उसको जब आप डेवलप करते हैं वहाँ भी क्या होता है, आप साइकोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट में, करिकुलम के डेवलपमेंट में टीचर अपने आप को समझने के लिए और स्टूडेंट्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को समझने में क्या होता है, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को इसलिए पढ़ते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकें। ठीक है, ये हो गया। ये जो ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट है जिसको ट्राइपोलर बोलते हैं, ये किसने दिया? तो आप याद रखेंगे इसको देने वाला जो है उसका नाम है जॉन डेवी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फिलोसफर ही थे। ठीक, तो अब ये देखिए कि जॉन डेवी हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। इनका अगर आप देखें जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो किस पे है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे है। क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी क्या कि ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट जिसमें स्टूडेंट, टीचर और क्या आते हैं, करिकुलम आते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि जो ट्राइपोलर कॉन्सेप्ट है इनमें से उसमें कौन से घटक नहीं है, कौन से फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए स्टूडेंट स्किप कर दें, उसके जगह पे पेरेंट्स दे दें, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस ढंग से आपका क्या हो गया, साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई। अगले क्लास में हम लोग अगले सब टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी मैं कल आपसे डिस्कस कर लूँगा, बता दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर के हम लोग आएंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए, और अगर लग रही हैं कि क्लासेज आपके लिए फ्रूटफुल है, अच्छी हैं, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके स्टूडेंट आपके आसपास में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ शेयर करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।